Hello everyone and welcome to the Daily News Analysis presented to you by LawSikho. And today again we will be discussing the important articles that we have in the Hindu and the Indian Express. And once again we would like to announce that now we are venturing not only into the judicial services exam but also the important news updates for the CLAT exam. So we will be dealing it accordingly. Now, today we have plenty of articles that are important for the analysis. All of them are from the Hindu today, and the Indian Express had very good articles today as well, but they were mostly the repetitions of what we have already discussed in our previous sessions. तो पहला हम आर्टिकल देख लेते हैं. It is titled as "In 24 Hours, Palestine Faces an Existential Threat." So it is again written by Dr. Hamid Ansari, who has been our former Vice President of India since this time period of 2007 to 2017. So इसमें बहुत अच्छे views जो है दिए हैं और क्या इस टाइम इंडिया का एक stance होना चाहिए जो इजराइल पैलेस्टीन का इशू चल रहा है, पहले हम वो समझेंगे and then we'll understand that as well. Then the second article is grain aplenty and the crisis of hunger. So ये अभी हमारा जो भी COVID-19 की वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की और भी फैक्टर्स की वजह से जब जितना हंगर का जो रेशियो यहाँ पे बढ़ गया इंडिया में, तो उसको हम एनालाइज करेंगे कीपिंग इन माइंड कितना ग्रेन स्टॉक हमारे पास इस टाइम पे है. Then third article talks about it is titled as a new era of accessibility, so which primarily focuses upon making all the facilities and all the resources more accessible for the specially abled people. So we उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे. And finally the fourth article is titled as share public data with the public. So इसमें तो the name itself is suggesting that ये हमारे public data के बारे में है जो भी हमारे government portals पे या otherwise available होता है. So उसकी security as well as उसके sharing के बारे में इसमें बात की गई है. So let's begin with the first article जो हमारा आज का सबसे ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं एक factual information जिसमें हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. So it actually talks about the Palestine's existential crisis. तो actual में है क्या? अब अभी के जो पूरा इवेंट है उसको समझने के लिए हमें उसकी एक छोटी सी हिस्ट्री को समझना होगा. So it is the history. अब हम जान लेते हैं कि what is actually the historical background of Israel-Palestine conflict. इनके बीच conflict था क्या और क्यों था. Now let's see कि बिगनिंग इसकी कैसे हुई. कि पहले का जो टाइम था वहाँ उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर इस पूरे एरिया को गवर्न करता था. ना इस पिक्चर को भी हम साथ के साथ कंसिडर करते रहेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सीरिया है, दिस इज इजराइल एंड देन दिस इज इजिप्ट का एरिया जो है. अब ये वाला जो पूरा एरिया था ये गवर्न होता था, इसका रूलर एक्चुअल में इसकी एम्पायर इसका नाम था, इट वाज द ऑटोमन एम्पायर. तो एक टाइम पे ये हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मल भी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के और इंटरनेशनल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि ऑटोमन एम्पायर वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स दैट वंस एग्जिस्टेड. लेकिन क्या हुआ कि इसमें कुछ टाइम के बाद एथनिसिज्म और नेशनलिज्म वहां पे ब्रेकआउट होने लगा. तो इसका मतलब क्या था कि लोग अलग अलग जो एथनिक ग्रुप्स के जो लोग थे वो अब स्प्राउट आउट होने लग गए और वो लोग अपनी अलग अलग एथनिक जो बिलीव्स थे उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट होने लग गए. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पे एक डिवीजन क्रिएट हो गया विच वाज मेजरली बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द जियोनिज्म. तो जो पैलेस्टीनियंस थे ये वो लोग थे जो पैलेस्टीन को बिलोंग करते थे और जो जियोनिज्म थे ये एक्चुअल में वो ज्यूज थे जो ज्यूज बिलीफ के लोग थे. तो जो ब्रॉड बाइफर्केशंस वहां की एथनिक सोसाइटी में हो गए बिटवीन द पैलेस्टीनियंस एंड द जियोनिस्ट पीपल और द ज्यूज वी कैन से. देन उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हमारा हुआ और उसके बाद हमारा जो ऑटोमन एम्पायर था वो कोलैप्स हो गया. देन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहाँ पे इस एरिया में जहाँ पे पहले ऑटोमन एम्पायर प्रेवलेंट था वहां पे अब ब्रिटिश बिकेम डोमिनेंट. और ब्रिटिश ने क्या किया कि उन्होंने अलाउ किया ज्यूज को कि जो पैलेस्टीन का एरिया है दिस वन यहाँ पे उन्होंने अलाउ किया कि वो लोग आके माइग्रेट होके रह सकते हैं. बट क्या हुआ कि 1930s तक जब उनको रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ही ज्यूज आके वहां पे माइग्रेट होके रहने लग गए थे तो उन्होंने इसको जो इनकी माइग्रेशन था ज्यूज का उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसअलाउ कर दिया. उसके बाद क्या हुआ कि अब ज्यूज जो थे वो लड़ने लगे ऑब्वियसली बिकॉज एक बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पहले से बहुत सारे ज्यूज वहां थे, अब औरों को आप अलाउ नहीं कर रहे थे. ऑलरेडी वहां पे जो पैलेस्टीनियंस थे और ज्यूज के बीच में कन्फ्लिक्ट चलता था. तो अब ज्यूज जो थे वो उन्होंने लड़ाई स्टार्ट कर दी जो वहां के और अरब्स थे जो लोकल या फिर आसपास के एरिया के जो अरब्स थे उनके साथ एंड ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के साथ में.
लेकिन अब उसी के बाद क्या हुआ कि हमारा होलोकॉस्ट जो था वो हो गया, विच वाज सबको हमें पता ही है कि उस टाइम पे जब हिटलर पावर में थे तो उन्होंने जर्मनी में और जर्मनी के बहुत सारे लाखों लाख ज्यूज को वहां पे जो है उनको हॉलोकॉस्ट के थ्रू मतलब उनको मार डाला था। तो विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉट और वी कैन से सबसे बड़ा दाग एक बहुत बड़ा है एक वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। बट कुल मिला के उस टाइम पे ज्यूज का कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो गया था। उस वजह से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा ह्यूज माइग्रेशन हुआ किसका, ज्यूज का, टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए और अपने आप को एक सेफर प्लेस पे ले जाने के लिए एक ह्यूज माइग्रेशन ज्यूज का देखने को मिला टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट कंट्रीज। नाउ दिस इज द बिगनिंग ऑफ दिस थिंग। अब क्या हुआ 1967 में, इट इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द 6 डेज वॉर। तो 6 डेज वॉर में इजराइलीज जो थे, जो इजराइलीज एज इन, अब आप समझ सकते हैं कि इजराइलीज मेनली हम यहाँ पे ज्यूज, क्योंकि ज्यूज जो थे वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जिसको कह सकते हैं ग्रुप था इजराइल का, और अभी भी वो ही वहां पे मोस्टली डोमिनेट करते हैं। तो इजराइलीज जो थे उन्होंने एक वॉर जो है वो फाइट करी अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ में, जो इतनी पावरफुल वॉर थी कि इजराइलीज ने 6 दिन के अंदर अंदर अपने इन सारे नेबरिंग स्टेट्स को क्यूमुलेटिवली, वो लोग सब साथ थे उसके बावजूद भी इजराइल इस वॉर को जीत गया था। सो दिस इज वेरी फेमसली कॉल्ड एज द 6 डेज वॉर विच वाज फॉट बिटवीन इजराइल एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स इन 1967। अब इस वॉर का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि इजराइल ने बहुत सारी टेरिटरीज कैप्चर कर ली अपने कंट्रोल के अंडर, जिनमें ये सारी हैं which are very very important from strategic point of view and for our international relations as well, and even ये एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं डिस्कशन है एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। तो उन्होंने कौन कौन सी टेरिटरीज कैप्चर करी, ये गोलान हाइट्स, सो दीज वर फ्रॉम द सीरिया। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरिया का एरिया है एंड हियर दिस साइड वाज द गोलान हाइट्स। तो यहाँ का जो एरिया था ये भी इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद वेस्टर्न बैंक फ्रॉम जॉर्डन, सो ये वाला एरिया जो था ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था, ये जॉर्डन का वेस्टर्न बैंक इसको कहते थे, तो ये भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। उसके बाद उन्होंने गाजा पट्टी, जो ये गाजा स्ट्रिप और गाजा पट्टी हम जिसको बोलते हैं, सो गाजा स्ट्रिप ये पहले इजिप्ट को बिलोंग करती थी और इन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया। एंड उसके बाद सिनाई हाइट्स फ्रॉम द इजिप्ट। नाउ दिस एरिया अभी इस पिक्चर में ये मार्क नहीं है स्पेसिफिकली, बट ये इजिप्ट का सिनाई डेजर्ट पड़ता है, तो यहाँ का एक सिनाई हाइट्स यहाँ का एक मेजर एरिया है, तो वो भी उन्होंने ले लिया। तो इजिप्ट से उन्होंने गाजा स्ट्रिप और सिनाई हाइट्स ले लिया, सीरिया से उन्होंने गोलान हाइट्स ले लिया, जॉर्डन से उन्होंने वेस्ट बैंक ले लिया, एंड जेरूसलेम, जो जेरूसलेम था उसको भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। सो अब हम देख सकते हैं कि ये वाला ये जो एरिया था जेरूसलेम, एंड जेरूसलेम अगर आपको ध्यान हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं जगह मानी जाती है फॉर क्रिश्चियंस, और इसीलिए ये उनके लिए एक बहुत पायस, एक एथनिक, उनकी एक बहुत जिसको कह सकते हैं रिलीजियसली इंपॉर्टेंट जगह है। तो ये सारे जो एरिया थे ये 1967 की 6 डेज वॉर में किसके अंडर आ गए थे, इजराइल के अंडर आ गए थे। नाउ अब हमें समझना होगा कि पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट है क्या, एज इन अब पैलेस्टीन को प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई। तो पैलेस्टीन ने अपने रेजिस्टेंस शो करने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा एरिया जो पहले पैलेस्टीन के हिस्से में था, दिस एक्चुअली इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एंटायरली हियर बिकॉज वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्टडी हो जाएगी। बट सिंपली क्या हुआ था कि बहुत सारा एरिया था जो पैलेस्टीन को बिलोंग करता था, जो ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे पैलेस्टीन को दिया हुआ था, बट इसने इजरायली वॉर की वजह से, इजरायली फाइट की वजह से वो सारा एरिया पैलेस्टीन से छीनकर इजराइल के पास चला गया था। तो उसको वापस पाने के लिए पैलेस्टीन ने पीएलओ बनाया, विच वाज द पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960s में उन्होंने बनाया। और पहले तो उनकी इनिशियल डिमांड ये थी कि वो सारा ये एरिया जितना भी इजराइल के पास था उसको कैप्चर कर लेंगे, बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट प्रैक्टिकल एंड फीजिबल, क्योंकि इजराइल बहुत स्ट्रॉन्ग जो था कंडीशन थी उसकी उस टाइम, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उन्होंने कंपैरेटिवली फिर भी अपनी डिमांड्स को पुट डाउन किया, बस उन्होंने इतना कहा कि हमें हमारे जो राइट्स हैं और जो हमारी राइटफुल टेरिटरी थी हमें वो वापस चाहिए। तो तब से लेके अब तक वी कैन सी फ्रॉम 1960s टिल द डेट, और वी कैन सी 1967 से अब तक यही एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, कि एक तो उनमें एथनिक यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, दे बिलोंग टू एकदम जिसको हम कह सकते हैं एकदम डाइवर्स और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। उसके बाद उनका टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी बहुत मेजर है, तो इस वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अब करंट इशू हुआ क्या है।
अब क्या है कि इज़राइल जो है वो अपना एनेक्सेशन, फोर्सफुल एनेक्सेशंस बना रहा है इन टेरिटरीज़ में। तो इज़राइल ने अभी तक तो सिर्फ़ एक कह सकते हैं एक तरह का कैप्चरिंग उसका था और उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पे था। लेकिन अब इज़राइल ने क्या स्टार्ट किया है कि वो अपने लोगों को, इट इज़ सेटलिंग डाउन इट्स ओन पीपल और एक तरीके से फोर्सफुल एनेक्सेशन, फोर्सफुल जिसको हम कह सकते हैं कि उसको अपने कब्ज़े में करने की कोशिश कर रहा है। एंड टू बी नोटेड हियर इज दैट इट इज बीइंग सपोर्टेड फ्रॉम यूएसए। अब यूएसए के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक, उसका इजराइल के साथ रिलेशन अच्छा है। दूसरी बात, जो काफी एक क्रिश्चियन ग्रुप है यूएसए का, जो ये बिलीव करते हैं कि अगर कभी हमारे जो उनके जो जीसस क्राइस्ट जो उनके लिए उनके गॉड हैं या जिसको वो पूजते हैं, तो अगर उनका कभी रीबर्थ होता है तो इन दी होल वर्ल्ड इट विल टेक प्लेस ओनली एंड ओनली इन जेरूसलेम। तो ये उनका बिलीफ है, जिसकी वजह से जेरूसलेम की प्रोटेक्शन या उसको एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड करना उनके लिए बहुत एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी रखता है। तो इसीलिए यूएसए के लिए एक कह सकते हैं एक उनके लिए कि अब हम इसको पॉलिटिकल टैक्टिक कह सकते हैं जो भी, बट कुल मिला के यूएसए इज इन ग्रेट सपोर्ट ऑफ इजराइल। And thus we should understand that this kind of annexation is a violation of Geneva Convention and violation of the International Court of Justice के जो guidelines हैं उससे भी। Now, इंडिया के लिए ये कंसर्न क्यों है एंड व्हाई शुड वी बी टॉकिंग अबाउट दिस? पहला, हमारे इजराइल के साथ रिलेशंस जो है वो अच्छे हैं एंड फर्दर इजराइल के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में और बहुत सारी दूसरी जिसको हम कह सकते हैं एक इंटेलिजेंस की फील्ड में हमें बहुत फायदा हो सकता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स विद इजराइल। दूसरा, इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा का मतलब है कि एक काफी बड़ी पॉपुलेशन इंडिया की वो रहती है और पैसा वहां से अर्न करती है पूरे इस एरिया से। अब वो चाहे आप पूरे मिडल ईस्ट को ही आप ले सकते हैं यहाँ से। इसीलिए वो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे होगा तो ऑब्वियसली वो उसकी नेबरिंग स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा एंड विच अल्टीमेटली विल अफेक्ट द पीपल of Indian origin living over there and ultimately affecting the Indian state as well. And then further, India is a signatory to UN and Geneva as well, and इसीलिए अगर इस तरह का कोई भी violation होता है हमारी आंखों के सामने तो that definitely is, it is a big question on any nation's existence to such treaties or we can say conventions. तो बस ये है कि इसमें बेसिक हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए और इंडिया का इसमें क्या स्टैंड है और क्यों इंडिया के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। Now moving towards the next article which talks about universal public distribution system. तो अभी ये बहुत ही एक क्रिस्प आर्टिकल है जिसमें इन्होंने कहा है कि अभी हुआ क्या है कि क्योंकि हमारा कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेस हुए, तो कई सारे फैक्टर्स थे कि ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा जिसको कह सकते हैं स्टीप फॉल पे चल रही थी, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छे रेट पे नहीं था इस टाइम पे। और अब क्या हुआ कि कोविड-19 की वजह से लोग अपना जॉब लॉस और भी ज्यादा हो गया एंड इनफैक्ट माइग्रेशन जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट। उसके अलावा अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लोगों के लिए, क्योंकि जॉब नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो डेफिनेटली फूड। अब फूड सिक्योरिटी उनको हम कैसे ग्रांट कर सकते हैं? तो उसके लिए अभी हमारी गवर्नमेंट ने एक स्कीम जो अपनी लॉन्च करी थी विच वाज ऑफ द बजट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1.70 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें ये था कि हम उनको फूड ग्रेन्स जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए के अंडर जो बेनिफिशियरीज हैं उनको हम ग्रेन्स और पल्सेस देंगे। और इट वाज लेटर, अब ये जो लेटर जो है एडिशनल 8 करोड़ इंडिविजुअल्स वो थे जो एक्चुअल में एनएफएसए के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थे, जैसे कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स कई सारे, तो लेकिन उनको भी डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी की जरूरत थी, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए हमने ये स्टेप लिया अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। नाउ दीज स्कीम्स शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड एज इन कि किस स्कीम के अंडर हम किस तरह की बेनिफिट्स लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो बहुत सारी स्टेट्स हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी है कि जो हम ये फ्री फूड जिसको हम कह सकते हैं फ्री फूड ग्रेन्स जो प्रोवाइड करने की हम फैसिलिटी दे रहे थे, इट शुड बी एक्सटेंडेड एटलीस्ट अप टू सितंबर, क्योंकि सिचुएशंस अभी भी कंट्रोल के अंडर नहीं आई है। एंड उन्होंने ये कहा है कि इसमें अब दो चीजें हो सकती हैं कि पहला तो जो हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड की जो स्कीम है विच इज आल्सो नोन एज ONOC, ओनोक भी उसको हम बोलते हैं, तो वो सिंपली क्या था कि अगर आपका राशन कार्ड है, अब पहले क्या होता था कि जिस एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका राशन कार्ड या आप जहां से बिलोंग करते हैं
तो वहीं पे आप वहीं के किसी फेयर प्राइस शॉप पे, फेयर प्राइस शॉप सिंपली वो शॉप्स होती हैं जहाँ से हमें अपना राशन मिलता है, जो एक्चुअली में हम अपनी राशंस की शॉप या कंट्रोल शॉप्स जिनको हम बोलते हैं, वो फेयर प्राइस शॉप्स या एफएसपीज उनको हम बोलते हैं। तो आप सिर्फ उसी एरिया से ले सकते थे। लेकिन अब थ्रू दिस स्कीम, वन नेशन वन कार्ड और वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, अब हम उसको आधार से लिंक करेंगे एंड आप किसी भी, अब चाहे इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, आप अपने राशन कार्ड से किसी भी फेयर प्राइस शॉप से, जरूरी नहीं है कि आप अपने एरिया या अपने डिस्ट्रिक्ट की शॉप से फूड ग्रेन अवेल करो, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अवेल कर सकते हो अपने हिस्से के फूड ग्रेन्स। लेकिन अब इन्होंने ये बोला है कि ये इसलिए थोड़ा फॉल बैक कर रही है, लैग बिहाइंड कर रही है, क्योंकि इसके कुछ कह सकते हैं इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो इसमें क्या है ना, एक सिस्टम फॉलो होता है विच इज ईपीओएस, विच इज इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। सो उस मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपके बायोमेट्रिक सिस्टम, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट या आपका रेटिना स्कैन, इस तरह का कुछ भी ऑथेंटिकेशन करते हैं। बट कई बार कई जगहों पे नेटवर्क नहीं होता, कई जगहों पे ऐसी मशीन्स ही अवेलेबल नहीं होती, तो उस वजह से क्या होता है कि जो बेनिफिशियरीज थे उन तक वो एक्चुअल बेनिफिट पहुंच ही नहीं पाता। तो इसीलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि इंस्टेड ऑफ दिस इट इज बेटर दैट वी हैव अ यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटलीस्ट फॉर नाउ। क्योंकि यूनिवर्सल अगर पीडीएस होगा, यानी कि सबको, जितने भी जरूरतमंद है सबको, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर फैक्ट, आप उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि यही इस टाइम पे एक इमीडिएट रिलीफ उनके लिए साबित हो सकता है। फर्दर उन्होंने एक पॉइंट ये भी रेज किया है कि इस टाइम पे हमारे पास बहुत ही, जिसको कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले बहुत कम हुआ है, बट अभी हमारे पास जरूरत से ज्यादा, जितना हमारे पास आमतौर पे फूड स्टॉक होता था या फूड ग्रेन स्टॉक होता था, उससे ज्यादा फूड ग्रेन स्टॉक है, जिसको उन्होंने बताया है कि आमतौर पे हमारे पास 41 मिलियन मीट्रिक टन, ये एमटीज जो है वो मीट्रिक टन इसकी यूनिट होती है, इसको जिसको कह सकते हैं इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन या किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो आमतौर पे हमारा बफर स्टॉक जो होता है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फूड ग्रेन होता है, वो 41 मिलियन मीट्रिक टन्स होता है। बट इस टाइम पे हमारे पास 100 मिलियन मीट्रिक टन्स है, तो आप देख सकते हैं कि इट इज मोर देन द डबल एज इवन। तो उन्होंने कहा है कि इसीलिए अगर हम यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम के थ्रू अगर 10 केजी फूड ग्रेन्स भी हर बंदे को हम प्रोवाइड करें, मतलब जो जरूरतमंद है 4 महीने के लिए, तो भी हमें 47 मिलियन मीट्रिक टन्स लगेगा ग्रेन, तब भी हमारे पास बच जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि इससे बेटर कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, जबकि हमारे खुद के लोग अभी मतलब दे आर हंगर स्ट्रिकन एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड। तो ऐसे टाइम पे ना तो हमें उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए और ना ही हमें इसको किसी और तरीके से बेचने की कोशिश करनी चाहिए। रादर एक यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन्हें हमें और 2-3-4 महीनों के लिए जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा देना चाहिए। Now, let's discuss about the next article which talks about COVID-19 and people with disabilities. अब इन्होंने ये बात करी है कि इस टाइम पे, जैसे हमने, जब हमारा COVID-19 का सारा सिनेरियो था, लॉकडाउन था, उस टाइम पे हमने ऑलरेडी कह सकते हैं ऐसा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ये जो पुअर लेबरर्स थे, वो ज्यादा इग्नोर हुए, एज इन उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको इतनी जल्दी एड्रेस नहीं कर पाई हमारी गवर्नमेंट एक तरीके से। लेकिन अगर हम क्रिटिकली देखें तो वो लोग तो फिर भी हम कह सकते हैं एक बेटर सिचुएशन में हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लाइट ऑफ द डिसेबल्ड, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, या फिर जो लोग डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, तो उनको ऐसे सिनेरियो में और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है ना, ऑब्वियसली, बिकॉज ड्यू टू वेरियस लिमिटेशंस उनको नॉर्मल लाइफ में ही एक एवरेज ह्यूमन से, एक एवरेज सिटीजन से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी फैसिलिटीज लेने के लिए, अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको अवेल करने के लिए। आप सोचिए, जब लॉकडाउन का ऐसा सिस्टम चल रहा है, जब ऑलरेडी नॉर्मल एज इनकी जो काफी हद तक जो फिजिकली या अदरवाइज केपेबल लोग हैं, उन तक को इतना ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो जो डिफरेंटली एबल लोग हैं उनको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। तो ऐसे टाइम पे इन्होंने जो ऑथर है उन्होंने कोट किया है कि 73% आर फेसिंग सीवियर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ access to essential items, inadequate accommodation and non availability of healthcare and lack of critical caretakers, domestic help etc. तो इसकी वजह से बहुत एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है पीपल विद डिसेबिलिटीज के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि अब हमें एक मौका मिला है कि हम पोस्ट कोविड-19 अपना जो सेटअप है या हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसको हम रीडिजाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक अच्छा चांस है कि हम इसको रीडिजाइन करें, keeping in mind these people, these persons as well, because it is very important for us कि हम अपने हर सिटीजन को इक्वल राइट प्रोवाइड करें, because राइट टू इक्वालिटी हर आदमी के पास है।
तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि वी शुड ट्राई टू फिल द गैप्स एंड अब इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि प्रमोटिंग एजुकेशन एंड अवेयरनेस ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। देन इम्प्लीमेंटिंग एक्सेसिबिलिटी लॉज एंड रेगुलेशंस, तो ऐसे लॉज ऐसे रेगुलेशंस जो एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि किस तरीके से कितनी आसानी से वो रिसोर्सेज को पा सकते हैं, उनको उनको कितनी आसानी से वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकती हैं, तो उनको रेगुलेट करने के जो लॉज हैं उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना चाहिए। देन इंप्रूविंग फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन, लाइक फॉर एग्जांपल कई जगह पे हमें देखते हैं, जैसे हम अगर मेट्रो स्टेशन पे ट्रैवल करते हैं तो वहां पे एक मेटल की एक जिसको कह सकते हैं डायरेक्शन लाइन बनी होती है, सो वो अगर आप फील करके देखें तो इट इज मोस्टली फॉर द पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, या फिर जो जो लोग विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, तो उन लोगों के लिए तो एक तरीके से हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं कि उसको हर कोई, हर इंसान, चाहे वो डिसेबल्ड ही क्यों ना हो, वो उनको इक्वली एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हर जगह पे जब हम देखते हैं पब्लिक बैंक्स या मॉल्स इस तरह की कोई जगह होती है, तो वहां पे स्टेयर केसेस के साथ साथ एक रैंप टाइप का भी बना होता है, ताकि जो व्हील चेयर यूज करने वाले लोग हैं वो भी इसको इजिली असेस कर सके। तो वो एक्चुअली होता है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी एंड यूनिवर्सल डिजाइन। यूनिवर्सल डिजाइन मीन्स such design, such methods of making a particular building or any infrastructure or anything which is universal, जिसको हर कोई equally access कर सके। Then reducing the stigma, obviously इसके बारे में जो taboo है वो लोगों के दिमाग से निकालना चाहिए through education and other awareness drives and developing such tools। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, पीडब्ल्यूडीज जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उनको हमें डिसीजन एंड पॉलिसी मेकिंग की जो हमारी प्रोसीजर है उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हम एक जब उनकी तरफ से एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा तो हम उनको समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ज्यादा क्लोजली समझ सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल ले तो हम कहते हैं कि जैसे कि हमारी विमेन है, तो अगर हमें कुछ उनके लिए कोई स्पेसिफिक लॉज बनाने हैं, तो अक्सर हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन वुमेन का होना चाहिए इन दी प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग या डिसीजन मेकिंग, ताकि वो अपने आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, पुट फॉरवर्ड कर पाए। उसी तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो हमारी जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें इक्वली पार्टिसिपेट कर सके। So then we will be moving towards the last article for today, which talks about public data sharing. तो ये अभी बहुत टाइम से एक इशू जिसको हम कह सकते हैं सोशल डिस्कशन का एक पॉइंट बना हुआ है, कि दो इश्यूज हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पहला तो क्या जो हमारा डेटा है जो एक्चुअल में पब्लिक का ही डेटा है, पब्लिक से ही लिया हुआ कलेक्ट किया हुआ डेटा है, क्या वो उसको यूज करने का या उसका एक्चुअली जुडिशियस उसका यूज करने, उसका ठीक से यूज करने का राइट क्या सिर्फ गवर्नमेंट को है, या उस डेटा का एक्सेस सिटीजन्स को भी होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में अल्टीमेटली वो सिटीजन्स का ही तो डेटा है। एंड सेकंड जो क्वेश्चन सबसे बड़ा रेज होता है इज अबाउट द डेटा सिक्योरिटी। वेल इन दिस आर्टिकल डेटा सिक्योरिटी को इतना ज्यादा टच नहीं किया गया है, बस डेटा शेयरिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। बट डेफिनेटली अगर कोई सोचिए अगर आपके हजारों करोड़ों सिटीजन्स का डेटा किसी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो डेफिनेटली इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट या जो भी एंटिटी उस पोर्टल को मेंटेन कर रहे हैं कि वो उस डेटा को सिक्योर और सेफ रखें फ्रॉम एनी मिसयूज। अब इन्होंने ये बोला है कि अब जो ऑथर है वो कहते हैं कि अब जो कोविड-19 का जो टाइम है, उस टाइम पे बहुत ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिल रहे हैं कि प्रॉपर जो डेटा है रिगार्डिंग दी जिसको हम कह सकते हैं लाइव केसेस दैट आर गोइंग ऑन, न्यू एडमिशंस दैट आर गोइंग ऑन, अगर हॉस्पिटल्स में एडमिट हो रहे हैं लोग, कितने लोग ट्रीट हो रहे हैं, कितने लोग की डेथ हुई है, दो इट इज अवेलेबल, बट वो कह रहे हैं कि एक रिगरस डेटा जिसको हम कह सकते हैं, एक बहुत रिलायबल डेटा, या जो कह सकते हैं कि विच इज वेरी डायनामिक, जो बहुत जल्दी अच्छे से चेंज हो रहा हो, जो तुरंत अपडेट हो रहा हो, ऐसा डेटा उन्होंने कहा कि बहुत मिसिंग है। अब इन्होंने ओपन डेटा चार्टर की बात करी है, विच वाज अडॉप्टेड बाय 22 कंट्रीज इन 2015, और इन्होंने इस ओपन डेटा चार्टर में ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि वो डिसमिनेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें पब्लिक डेटा इन ओपन डिजिटल फॉर्मेट्स। अब इंडिया में करंट सिचुएशन क्या है, that we have the NDSAP, which is the NDSAP, which is National Data Sharing and Accessibility Policy, जो 2012 में इंडिया ने अडॉप्ट करी थी, कि इसमें हम जो डेटा है जो इम्पोर्टेंट है, अब ऑब्वियसली इसमें जो डिफेंस से रिलेटेड डेटा है या इंडियन नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा है, दैट डेफिनेटली इसमें वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया की या किसी भी नेशन की सोवरेनिटी और उसकी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज जो डेटा है वो उसको शेयर करेंगे और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, मतलब लोगों को वो अवेलेबल करेंगे उस डेटा से। देन उन्होंने कहा था कि इसमें ऑब्जेक्टिव था कि वी विल प्रमोट द डेटा, बट अभी ऐसा क्या है जो अगर करंट सिनेरियो से देखें तो वो इतना ज्यादा अचीव नहीं हो पाया है।
देन ये बात करते हैं ODG की, विच इज द ओपन गवर्नमेंट डेटा इनिशिएटिव, जिसमें हमारा ये वेबसाइट भी है, विच इज data.gov.in, जिसके अंडर जो गवर्नमेंट का डेटा है इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए एक सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो अवेलेबल होता है. दिस कैन बी एक्सेस्ड ऑल्सो, सो दिस कैन बी चेक्ड आउट once, and it was also launched in 2012. बट फिर भी इन्होंने कहा है कि जो ODG के जो पोर्टल्स हैं, इन्होंने जो कोविड-19 का डेटा है वो खाली ग्राफिकल इमेज में प्रोवाइड किया, जैसे कि कुछ बार्स, पिक्टोग्राफ्स आपने दिखा दिए, बट जो एक्चुअल ऑथेंटिक डेटा है, जो एक्चुअल हम कह सकते हैं किसी के यूज का हो, उस सेंस में हमने उसको डिराइव नहीं किया है. और इन्होंने इसमें कॉन्ट्रास्ट के तौर पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कनाडा, यूके और यूएस. उन्होंने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा, मतलब ये है कि जो पेशेंट्स हैं या कोई, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली रिलीज या फिर वो पुट आउट नहीं की गई है, बट एक प्रॉपर नंबर ऑफ पीपल डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो शेयर किया गया है, जिससे वहां की जो पॉलिसी मेकिंग है वो ज्यादा इजी और इफेक्टिव हो गई है, जो कि इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है. जो डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ताकि हम अपने पॉलिसीज में अच्छे से उसको सब्सटैंशिएट करके ऑथेंटिक डेटा को यूज करके ही हम अपनी पॉलिसीज बनाएं. फिर उन्होंने कहा है करंटली मच ऑफ द सेंसस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेटा, पब्लिकली फंडेड रिसर्च डेटा एंड साइंटिफिक डेटा आर नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फुली, और जिसकी वजह से हम प्रॉपर पॉलिसीज जो इस टाइम बन जानी चाहिए थी, फॉलो होनी चाहिए थी, बट वो बन ही नहीं पा रही, क्योंकि हमारे पास एक ऑथेंटिक और सही डेटा ही अवेलेबल नहीं है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड दिस विल बी द क्वेश्चन फॉर द डे. Golan Heights, seen recently in news, is in which country? First, Syria. Second, Iran. Third, Israel. D, Egypt. So ये जो क्वेश्चन है, दिस कैन टर्न कंफ्यूजिंग मेनी टाइम्स, बट आपको आंसर करना है कीपिंग द करंट सिनेरियो इन माइंड. गोलान हाइट्स पहले किसको बिलोंग करता था, दैट हियर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्लीज कीप इन माइंड. जो अभी इस वक्त किस कंट्री को बिलोंग करता है, किस कंट्री का उसके ऊपर जिसको कह सकते हैं कंट्रोल है, दैट वुड बी द राइट आंसर. So with this, we would be ending today's session. We hope it was a good and informative session for you. Stay tuned with LawSikho for such more sessions to come. Thank you.